हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कवर करेंगे, जो कि देखिएगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। 23 फरवरी 2014 को ये पेपर हुआ था, तो उसका क्वेश्चन पेपर है। आने वाला एग्ज़ाम जो सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2026 में है, तो देखिएगा ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। थोड़ा एक दो क्वेश्चन इधर उधर रहेगा, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे तो सेम ऐसे ही आएंगे। तो आने वाले पेपर की दृष्टि से ये वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए देखिएगा, इसमें हम सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये पेपर है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो होता है, यानी अलगाव पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो है कितने भागों में होता है। तो देखिएगा कि जन्मजात तथा अर्जित होता है, यानी अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जो होता है तो ये जन्मजात तथा अर्जित होता है। अब इसमें व्याख्या देख लीजिएगा, ये सारे पेपर जो है तो व्याख्या सहित हैं। तो इसमें देखिए, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है जन्मजात अभिप्रेरणा, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि। उसके बाद है अर्जित अभिप्रेरणा, जैसे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जो अभिप्रेरणा जो है ग्रहण की गई होती है तो उसको हम अर्जित अभिप्रेरणा कहते हैं। अब इसके अंतर्गत देखिएगा क्या क्या है कि जैसे सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि। इसी प्रकार थॉम्पसन ने भी अभिप्रेरणा के को जो है तो 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है स्वाभाविक अभिप्रेरणा, जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना आदि। उसके बाद अगला है कृत्रिम अभिप्रेरणा, जैसे पुरस्कार और प्रशंसा, दंड आदि। तो देखिए, अब प्रेरणा जो है तो प्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात तथा अर्जित यानी 2 तरह से होता है। जन्मजात के अंतर्गत भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि आएगा। अर्जित के बाद आप जो बड़े होकर जो चीज़ ग्रहण करेंगे, यानी जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी, तो वो कौन सा प्रेरणा कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अर्जित प्रेरणा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में कहा गया है कि सीखने का स्थानांतरण जो है तो वो कैसा हो सकता है। तो देखिएगा, इसमें सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी, यानी ये सभी हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में ये तीनों होंगे, तो यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा कि जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन से सहायक या घातक होता है, तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। अब यह स्थानांतरण कई प्रकार का हो सकता है। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, उसके बाद नेक्स्ट है नकारात्मक स्थानांतरण, उसके बाद देखिएगा शून्य स्थानांतरण तथा क्षैतिज स्थानांतरण, उसके बाद है ऊर्ध्व स्थानांतरण तथा द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो ये सभी हो सकता है, यानी इन ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, तो ये सभी होगा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। यानी ऐसा कौन सा मत है जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद, यानी गेस्टाल्टवाद का मत जो है तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में व्याख्या करता है। अब देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों ने किया था। उसके बाद है कि इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुस पर किया गया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। यानी ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस। एबिंगहॉस जो है, ये एबिंगहॉस देखिएगा, ये मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में किया था। उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो गया। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एबिंगहॉस। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम पूछा गया है कि किसने दिए हैं।
अब देखिए इसमें कहा गया है सीखने के नियम दिए हैं, तो सीखने के नियम दिए हैं थार्नडाइक ने, यानी सीखने का नियम थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। थार्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थार्नडाइक था। ये यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था। उसके बाद है कि जिससे उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थार्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए थे जो निम्नलिखित हैं। पहला वाला है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम। थार्नडाइक ने जो है तो सीखने के 3 नियम दिए हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार्नडाइक ने। अगला है सीखना है, तो सीखना जो है ये इसमें देखिए ऑप्शन में है कि व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, उसके बाद में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तो सीखना ये सभी होगा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि देखिएगा अधिगम सीखना सतत रूप से चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। अधिगम प्रक्रिया में 2 तत्व निहित हैं। पहला है परिपक्वता तथा दूसरा है पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। तो सीखना जो है तो ये सभी होगा, यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को पूछा गया है, क्या कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को हम कहते हैं अभिवृद्धि। देखिए इसमें कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि यानी ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में कहा गया है कि एक मानसिक क्रिया है, यह कथन जो है तो किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रास के द्वारा। रास के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अब बाल मनोविज्ञान के आधार पर तो कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो देखिए इसमें कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो देखिएगा इसमें बच्चे का पक्ष लेना है तो इसमें प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखिए इसमें कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होती है, अर्थात बालक सामान्य से विशिष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जाहिर सी बात है बालक ही होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति यानी अच्छी याद, आपकी याददाश्त कैसी है। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं जो है शीघ्र पुनः स्मरण, यानी आप जो है किसी भी चीज़ को तुरंत याद कर लेते हैं। शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, तो ये सभी होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब स्मृति एक क्षमता है जिसके सहारे उद्देश्य पूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग में समायोजन करता है। अच्छी स्मृति की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला है शीघ्र पुनः स्मरण, उसके बाद पहचान, अच्छी धारण, समायोजन आदि। तो आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। अब इसमें देखिए थोड़ा स्पष्टीकरण में कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे हम संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं। ई का अर्थ अंदर से तथा मोशन का अर्थ गति है, अर्थात अंग्रेजी इमोशन शब्द का अर्थ आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से है, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था जो है तो वो अनुकरण है। डी देखिए कि जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है एवं कालांतर में उनमें से कुछ के व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। इसी प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण ही है। अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशल सीख लेता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है तो इसे किया है बिने एवं साइमन ने। अब देखिए इसमें कि मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों को मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण किया। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बिने एवं साइमन के द्वारा किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो शैशवावस्था के लिए पूछा गया है कि उत्तम शिक्षण विधि जो है तो वो कौन सी है। तो देखिए 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा विधि यानी किंडरगार्टन विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल में अपनाई जाती है। तो देखिएगा इसमें कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि ये सभी होगी यानी मॉन्टेसरी खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि बाल विकास में, तो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला वाला क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र पूछा गया है। तो देखिए मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं तथा इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के व्यक्तिगत विभिन्नता का भी अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है वो ये सभी हो जाएगा यानी उपरोक्त सभी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित इसका सिद्धांत जो है तो ये डार्विन का है। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल पाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। सो ए इज राइट आंसर। अगला है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान ये सभी होगा। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। तो देखिए इसमें कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो उक्त कथन जो है ये हरलाक का है। अब देखिएगा इसमें व्याख्या में कि हरलाक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम के किस प्रकार पड़ता है बताया। हरलाक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरलाक का। अगला है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ पूछा गया है तो वो है व्यवहार में परिमार्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि देखिए अधिगम सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजन करने के कौशल का विकास हो सके। सो सी इज राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि वाणी दोष नहीं है।
तो वाणी दोष जो है धीमी या तेज गति से बोलना, ये नहीं है। बाकी और देखिए कि ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, तो ये वाणी दोष है। हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी, यानी आप तेजी से बोलते हैं लेकिन आपकी वाणी अस्पष्ट नहीं है, तो ये भी वाणी दोष है। अब देखिए कि ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, तो ये भी वाणी दोष होगा। तो वाणी दोष नहीं है पूछा गया है, तो धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं होगा। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि, तो अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अब देखिए इसमें कि हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों को एकता की ओर ले जा सके। प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की कई विधियां होती हैं। अब इसमें सर्वोत्तम मुख्य विधि देखिएगा, पहला है महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, उसके बाद है कि मूल्यों के महत्व को बताना, थर्ड वाला है कि अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना, तथा फोर्थ है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मूल्यों की वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें मूल्यों की वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है, तो देखिए इसमें कि मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक आचरण, आध्यात्मिक संस्कृति आदि। एन के एन प्रकार धनार्जन अनैतिक हो सकता है, अतः यह मूल्य नहीं बल्कि दोष है। तो बी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है, तो पहला वाला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक, उसके बाद मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक, या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों से किसी एक की भी अनुपस्थिति से व्यक्तित्व का संतुलित विकास नहीं हो पाता है। यानी जब आपके अंदर में, आपकी पर्सनालिटी में मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुण दोनों हैं, जैसे आपका शरीर, आप सुंदर हैं देखने में, लेकिन आप बोलने बतियाने में या और भी किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, तब भी आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कोई भी व्यक्ति मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दोनों गुणों का जो मेल होता है वो बराबर होता है, तब जो है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कहलाता है। तो वो मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित यानी जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है उसे हम आत्म केंद्रित व्यक्ति कहते हैं। देखिए इसमें अब इसकी जो है थोड़ी व्याख्या देख लीजिए कि अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण आत्म केंद्रित है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। अब अगला है कि अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके लिए क्या करेंगे। कोई एक कक्षा 4 का बच्चा है जिसकी एज लगभग मान के चलिए 9 या 10 साल है, तो वो बच्चा जो है चिंतित एवं कुंठित रहता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए बालक के चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि सर्वप्रथम बालक से बातचीत करके उसके कारण का पता लगाए, फिर उसका निस्तारण करने का प्रयास करें। अर्थात इस अवस्था में अध्यापक को परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। तो देखिए स्वयं में परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, यानी ये जो है CDP का जो 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन में सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन ये चल रहा है। अब इसके बाद आएगा हिंदी का वीडियो। इसके बाद हम इस पेपर में हिंदी का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आइए देखिए इसमें 30 वाला क्वेश्चन है कि भाषा का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा का सिद्धांत जो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं है। भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जिसमें बालक अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सके। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं।
अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत तथा परिपक्वता का सिद्धांत। सो भाषा विकास का सिद्धांत जो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।